हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब क्लास सरकारी बाबू की क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज इस क्लास के दौरान हम टेक्निकल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फिटर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कि आपके सामने ये पेपर दिख रहा है किसी स्टूडेंट का ऑफिशियल पेपर है जो कि इसरो के यूआरएससी डिपार्टमेंट का ही है। और आप देख सकते हैं ये जो पेपर हुआ है 3/11/2022 को हुआ था। तो और नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है आपका अभी 18 अप्रैल 2024 को भी इसका पेपर होने वाला है जो यूआरएससी का होने वाला है। तो इसलिए उस डिपार्टमेंट का हम प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन आपके सामने कराने जा रहे हैं और साथ में जितने भी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन से ही, उस टॉपिक से ही रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देख करके उन सभी के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको भी देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो एक है ऑफिशियल पेपर है यूआरएससी का। तो यूआरएससी का जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं 18/4/2024 को, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में इस क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपने से खुद से आंसर देना है और देखना है कि हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जहां आपको क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का है आपका कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वाल्व चूड़ी डैश डैश होता है। आपको पता है कि गैस वेल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और एसिटिलीन गैस सिलेंडर 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसके भाल्व में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है या राइट हैंड थ्रेड होता है या दोनों होता है या उपयोग में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जो थ्रेड होता है उसके भाल्व में हमेशा राइट हैंड थ्रेड होता है, राइट हैंड थ्रेड होता है। अगर एसिटिलीन की बात करें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इर्द गिर्द क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो अभी सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। यार आप जानते हैं तो जल्दी से सुनना है, वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा ताकि आपका कम समय में ज़्यादा रिविजन हो पाए। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो भाल्व में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो राइट हैंड थ्रेड होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर के भाल्व में कौन सा थ्रेड होता है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। यहाँ बात करें स्टोरिंग कैपेसिटी की कि दोनों की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, कितना स्टोर करके रखा जा सकता है, तो 7 मीटर क्यूब स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। या मीटर क्यूब इसलिए लगा क्योंकि जो उसमें गैस अवेलेबल होता है वो वॉल्यूम के रूप में होता है और वॉल्यूम का किसी भी वॉल्यूम का आपको यूनिट मालूम है कि मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या एमएम क्यूब इस तरह से होता है। अगर बात करें कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसका जो होता है 6 मीटर क्यूब होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है कि दोनों का प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है, कितना होता है, तो 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर एसिटिलीन गैस सिलेंडर की देखें तो इसमें 15 से 16, इसका काफ़ी कम होता है, 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोनों का यूनिट सेम होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जो पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस जो है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसरो के कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमें भी याद है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो यहाँ से कलर भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो यह हमेशा ब्लैक के रूप में होता है और इसके हॉस पाइप भी होते हैं वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो कलर होता है मैरून, ऑफिशियली ऐसे तो मैरून बोला जाता है, कत्थी कलर का होता है और कहीं कहीं मैरून ना दे करके रेड भी देता है, तो आप रेड भी याद करके रखना होगा। इसका हॉस पाइप भी होता है जो जिसके साथ आपका टॉर्च जुड़ा होता है। तो एसिटिलीन का जो हॉस पाइप होता है या सिलेंडर होता है दोनों मैरून या रेड होता है और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर या इसका हॉस पाइप होता है वो ब्लैक होता है। यहाँ से स्टोरिंग कैपेसिटी देख लिए और इसका प्रेशर देख लिए। साथ में इन दोनों को हमेशा वर्टिकल रूप में रखा जाता है, हमेशा खड़ा करके रखा जाता है, वर्टिकली रखा जाता है। यहाँ से और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो गैस होता है ये किस तरह से काम करता है और एसिटिलीन जो गैस है आपका किस तरह से काम करता है। तो ऑक्सीजन गैस जो है आपका एक सपोर्टर गैस के रूप में काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आग को लगाने के लिए या ज्वाला को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन के रूप में ये ऑक्सीजन सिलेंडर काम करता है और फ्यूल के रूप में काम करता है आपका एसिटिलीन गैस, यानी ईंधन के रूप में आपका एसिटिलीन गैस प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है आपका, अगर इसके साथ हॉस पाइप टॉर्च के साथ जुड़ा है या बाल्ब के साथ जुड़ा है या यूनियन के साथ, मतलब जहाँ जुड़ा होता है आपका हॉस पाइप, तो इसके हॉस पाइप के लीकेज को चेक करना है। किसको चेक करना है? लीकेज को चेक करना है। तो लीकेज को चेक करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है प्लेन वाटर। कहाँ ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? प्लेन वाटर का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लीकेज को चेक करने के लिए। लेकिन एसिटिलीन गैस के लीकेज को चेक करना हो तो यहाँ सॉप वाटर का प्रयोग करते हैं, SOAP हो जाएगा। यहाँ सॉप वाटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस पानी के साथ साबुन का घोल मिला होता है तो वहाँ
उसे हम सॉप वाटर कहते हैं। तो उसी का प्रयोग करते हैं एसिटिलीन गैस के लीकेज को चेक करने के लिए। तो आप लोग देख लिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्क्राइब कर दिए, कलर हो या सब आपका प्रेशर हो या स्टोरिंग कैपेसिटी हो या और भी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं और उनका भी जितने इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने वाले हैं उनका भी सोल्यूशन देखते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कौन सा एक टाइप है, जो दिया हुआ है ऑप्शन में कौन सा एक टाइप है किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो एक टाइप होता है वो सीम वेल्डिंग होता है। सीम वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप होता है। और सीम वेल्डिंग कैसे करते हैं, तो सीम वेल्डिंग कैसे करते हैं तो आप देखे होंगे कि कभी भी स्टील का बर्तन होता है, रसगुल्ला रखने वाला कंटेनर हो या और भी बर्तन हो, तो उसमें जो वो ज्वाइंट किया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेट को या बर्तन को रख करके ऊपर से एक इलेक्ट्रोड होता है और नीचे से एक इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में एसी करंट का प्रवाह होता है और दोनों को एक दूसरे को के ऊपर प्रेशर दे करके प्लेट के ऊपर प्रेशर देते हैं। तो यहाँ शॉर्ट होता है और शॉर्ट होने की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होकर के यहाँ एक प्रकार की इन दोनों प्लेट के बीच में यहाँ ज्वाइंट बन जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान ये इलेक्ट्रोड जो आपका प्रयोग किया जाता है ये किस मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है, ये कॉपर का बना होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड आपका होता है कॉपर का बना होता है। थर्मिट वेल्डिंग से बात करें तो थर्मिट वेल्डिंग क्या है, थर्मिट वेल्डिंग एक बाहरी रूपी से करने वाला वेल्डिंग है जिसका प्रयोग हम कहीं दूर दराज के एरिया में करते हैं जहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं होती है या और भी दिक्कत होता है। तो थर्मिट वेल्डिंग के दौरान हम जैसे एग्जांपल देखें कि रेलवे पटरी को आप देखे होंगे, रेलवे पटरी को आज के समय में जब जोड़ा जाता है तो वहाँ थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, एक डाई के रूप में बनाया जाता है और इन दोनों के बीच में रेलवे पटरी होती है और दोनों को एक दूसरे के साथ सटा करके थोड़े से गैप रखा जाता है और उसमें फ्लक्स और भी कोक या फ्यूल भर करके इसमें आग लगाया जाता है और स्लैग के रूप में फिर बाद में ये निकल जाता है और ये ज्वाइंट परमानेंट यहाँ से ज्वाइंट दोनों के बीच में बन जाता है। तो वहाँ थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए। फ्रिक्शन वेल्डिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग एक प्रकार का वेल्डिंग है जिसमें किस तरह के धातुओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ डिसिमिलर टाइप के वेल्डिंग, डिसिमिलर टाइप के धातु को जोड़ा जाता है, मतलब अलग अलग तरह का धातु को जोड़ा जाता है किसके दौरान, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को पहले आपको खुद से ट्राई करना है और नहीं आने के बाद आपको दिए गए सॉल्यूशन पे मिलाना है। ठीक है, आपका टाइम बचते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंस जो होता है आपका वो यूज़ किया जाता है। तो विंस कैसा होता है, तो विंस आप देखे होंगे, आपको इमेज के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ से आप सीम वेल्डिंग देख सकते हैं, हमने इसके पहले बताया सीम वेल्डिंग इस प्रकार से ही होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं ये, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने थर्मिट वेल्डिंग के बारे में बोला था। थर्मिट वेल्डिंग इस तरह से होता है, ये दोनों पटरियाँ हैं, दोनों को जोड़ा जा रहा है। और साथ में अभी हमें विंस को देखना था, तो विंस आप देख सकते हैं इस प्रकार का इमेज होता है विंस का, जिसका प्रयोग हम करते हैं कि ग्राउंड कोई भी फ्लोर में कोई भी वस्तु है, भारी भरकम वस्तु है, तो उसको हमें स्लाइड करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है। तो ग्राउंड फ्लोर की वस्तु को इधर से उधर करने के लिए हमें विंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं विंस आर यूज्ड टू पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड के अलोंग में हैवी कोई भी लोड है उसको खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है आपका कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फिट इन बेसिक होल सिस्टम ऑफ ए साइज 50 mm इन, यहाँ से आंसर दिख जाएगा। छोड़िए, आंसर देखने से कोई मतलब नहीं है, आपको खुद ईमानदारी से आपको खुद क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करके आंसर देखते रहना है, खुद का आंसर मिलाते रहना है। एक्सप्रेशन ऑफ अ फिट इन बेसिक होल सिस्टम फॉर ए साइज ऑफ 50 mm इज। तो 50 mm बेसिक साइज है और उसका बताना है कि किस तरह से आपको फिट को एक्सप्रेशन किया जाता है, किस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे कोई बेसिक साइज दिया है और आपको फिट के रूप में दिखाना है, तो फिट के रूप में किस तरह से दिखाएंगे कि वो क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या ट्रांजिशन फिट है। तो फिट को जो लिखा जाता है किस तरह से लिखा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि बट्टा के रूप में लिखा जाता है। तो पहले बेसिक साइज लिखते हैं, फिर डेविएशन ऑफ होल लिखते हैं, फिर यहाँ से जो 7 लिखा हुआ है आपका क्या है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ होल है, फिर जी जो क्या है डेविएशन ऑफ शाफ्ट है, और 6 क्या है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट है। तो ठीक है, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है हमेशा लेटर से प्रदर्शित करते हैं या नंबर से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हमेशा नंबर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम बता रहे हैं
कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को हमेशा नंबर से बताया जाता है, और जबकि डेविएशन ऑफ होल या डेविएशन ऑफ शाफ्ट जो भी बताया जाता है हमेशा लेटर से बताया जाता है, लेटर से बताया जाता है, ABCD के रूप में बताया जाता है। और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को हमेशा नंबर से बताया जाता है। जो 50 आपके सामने दिख रहा है ये बेसिक साइज़ है, और आप फिट को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और तरीका होता है फिट को एक्सप्रेस करने का 50H7/G6, और इस तरह से भी लिखा जाता है कि 50H7 हाइपन दे करके G6, या आप इसे और भी तरीका से लिख सकते हैं 50H7/G6। तो इस तरह से फिट को एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से लिमिट फिट टॉलरेंस में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि टोटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना होता है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना होता है, तो टोटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होता है 18 होता है। ऐसे होता है IT 01 से IT, यहाँ से IT हो जाएगा IT 01, IT 0, फिर होता है IT 1, इस तरह से फिर IT 2, इस तरह से करते करते IT यहाँ से IT 16 तक हो जाता है। यहाँ से टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से 1 से 16 तक 16 हो गया, और एक और यानी से 2 जुड़ गया तो 16, 17, 18, टोटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 18 हो जाते हैं। यहाँ से और भी ध्यान देने योग्य बात होती है कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बढ़ते जाता है आपका एक्यूरेसी घटते जाता है। अब कैसे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बढ़ता है तो एक्यूरेसी घटता है, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल बात करें कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को देता है कि कोई भी बेसिक साइज़ 20 है और इस पर आपको टॉलरेंस दे दिया कि ±0.02 mm, ठीक है, 0.02 mm, तो ये टॉलरेंस जितना है अगर इसके कंपेयर किया जाए कि एक दे रहा है दूसरा कंपनी कि 20 इसका बेसिक साइज़ है, इस पर टॉलरेंस दे रहा है कि 0.2 mm, तो इसमें 0.2 mm ज़्यादा टॉलरेंस हो गया, यहाँ 0.02 mm काफ़ी कम टॉलरेंस हुआ। तो कम टॉलरेंस बना, तो जब कम टॉलरेंस दिया तो इसकी वजह से क्या होगा कि यह बेसिक साइज़ के काफ़ी नज़दीक बनेगा, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ में बनेगा। जबकि यहाँ 0.2 दे दिया, कहने का मतलब कि अगर 20 बेसिक साइज़ है, अगर 0.2 आपका ज़्यादा बन जाता है या कम भी बन जाता है, फिर भी वो कंपनी आपका प्रोडक्ट ले लेगा या आपका एबल कर देगा कि हाँ ठीक है इसके अंडर में है। यानी कि आप क्या कीजिएगा कि ज़्यादा भी ओवर साइज़ बना दीजिएगा और ज़्यादा कम भी साइज़ बेसिक साइज़ से कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा उतना एक्यूरेसी में आपका जॉब नहीं बन पाएगा। इसलिए कंपनी क्या करता है कि कम टॉलरेंस पर बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो कंपनियां होती है उसी को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए देता है, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है काफ़ी एक्यूरेसी में बने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बढ़ने पर एक्यूरेसी बढ़ता है कि घटता है। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका एक्यूरेसी घटेगा। टॉलरेंस मतलब छूट होता है, ठीक है। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हम आपको बता दिए कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस टोटल 18 होता है। यहाँ पूछा जाता है कि फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है। देखिए ये BIS के अनुसार बता रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 18 होता है, और फंडामेंटल डेविएशन जो होता है आपका फंडामेंटल डेविएशन टोटल 25 होता है। इन दोनों को बात को ध्यान करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्या है कि द कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस आर एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड। कोई भी स्मॉल डिस्टेंस पर यूज़ किया जाने वाला कौन सा कपलिंग है जो पैरेलल शाफ्ट में आपका पावर ट्रांसमिट करता है और पैरेलल तरीके से उसको कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, एक सीधे लाइन में जोड़ा जाता है और स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस कपलिंग का नाम है ओल्डहैम कपलिंग। ओल्डहैम कपलिंग होता है उसका नाम, जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और पैरेलल शाफ्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन करता है। यूनिवर्सल कपलिंग की यहाँ से बात करें, यहाँ इसका राइट आंसर 5वां का C हो जाएगा, यहाँ दिया भी है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का क्वेश्चन क्या बनता है कि यूनिवर्सल कपलिंग से बनता है कि कौन सा कपलिंग का प्रयोग हम ऑटोमोबाइल शाफ्ट के रूप में करते हैं, ऑटोमोबाइल वर्किंग के पर्पज से करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल कपलिंग आपका हो जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए आपका यूनिवर्सल कपलिंग हो जाता है। कौन सा कपलिंग है जो कि ज़्यादा एंगल पर डेविएट होकर के भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि एक इधर से शाफ्ट हो गया, एक इधर से शाफ्ट हो गया, इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ अगर 20 से 30 डिग्री पर भी डेविएट होकर के हो रहा है, तो जैसे आप देखे होंगे यूनिवर्सल कपलिंग को, तो वहाँ 20 से 30 डिग्री एंगल पर भी ये डेविएट होकर के चलने वाला कपलिंग है कौन सा, यूनिवर्सल कपलिंग, और इसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल शाफ्ट में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आया ग्रेड कपलिंग। ग्रेड कपलिंग का अदर नेम होता है मेटल कपलिंग, इसका अदर नेम होता है मेटल कपलिंग, और इसका हर पार्ट जो होता है इंटरचेंजेबल होता है। इसका कोई भी पार्ट को अगर ख़राब हो गया तो उसके पार्ट को चेंज करके हम उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। इसमें पूरे कपलिंग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अदर नेम होता है मेटल कपलिंग।
ठीक है। टायर कपलिंग से क्वेश्चंस कहाँ और मेटल इसका ग्रेड कपलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ग्रेड कपलिंग का जो प्रयोग किया जाता है आपका फ्लेक्सिबल जहाँ वाइब्रेशन होता है, डैम्पिंग होता है, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साथ में आपका टायर कपलिंग का बात करें तो टायर कपलिंग जो होता है आपका इसका प्रयोग किया जाता है कंप्रेशन में, पंप में आपका ब्लोअर होता है या जनरेटर इंजन के साथ जहाँ जोड़ा होता है, अल्टरनेटर और इंजन को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ टायर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये भी जहाँ वाइब्रेशन होता है आपका, डैम्पिंग होता है, वहाँ कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमारा आसानी से वो शाफ्ट घूम सके। तो इन सभी का फिगर के थ्रू एक बार देख करके आप समझ लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका सामने ग्रेड कपलिंग है जिसमें हर पार्ट इसका इंटरचेंजेबल होता है। ये सारे पार्ट में अगर कहीं डिफेक्ट हो गया तो इसे हम चेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसे ग्रेड कपलिंग का अदर नेम क्या होता है, मेटल कपलिंग होता है, हमने देखा। और ये होता है आपका ओल्डेम कपलिंग जो पैरेलल शाफ्ट आपको दिख रहा है कि एक लाइन में इसका पावर ट्रांसमिट करना हो और स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार का होता है, यहाँ फीडर की लगा हुआ है जो यहाँ लगा करके और शाफ्ट के साथ इसका कनेक्शन करके हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। इस तरह से ओल्ड टाइम कपलिंग होता है। नेक्स्ट कपलिंग देख रहे हैं आपका टायर कपलिंग। ये टायर कपलिंग है, देख रहे हैं कि आपका जनरेटर में इसका यूज़ किया जा रहा है। इधर जो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एक दूसरे के शाफ्ट को यहाँ जोड़ने के लिए यहाँ टायर कपलिंग का प्रयोग किया गया है। या आप देख सकते हैं कि धान कूटने का मशीन भी होता है, वहाँ मोटर को उस मशीन के साथ जोड़ा जाता है तो वहाँ भी उसका यूज़ किया जाता है। तो यह टायर कपलिंग होता है जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट को भी एब्जॉर्ब करके उसको अच्छे से निशाने के लिए घुमाने के काम में यूज किया जाता है, जो कि आपका ऑसिलेशन जो मोशन होता है उसको कंट्रोल करता है, झटके को सोखता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट देखते हैं। और एक और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि जैसे कि सतीश धवन में अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें पूछा गया था आपका कि विच कपलिंग इज यूज टू सॉफ्ट स्टार्ट, कौन सा कपलिंग का प्रयोग सॉफ्ट स्टार्ट के रूप में करते हैं, तो आपका होता है फ्लूइड कपलिंग। तो ये आपका सतीश धवन में फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। कपलिंग से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और चांस है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इन सभी कपलिंग को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से थोड़े हिल गया, देखिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन लेथ द कंपाउंड रेस्ट कैन बी स्विवेल्ड हॉरिजॉन्टली थ्रू। तो जो कंपाउंड रेस्ट होता है आपका लेथ मशीन का पार्ट होता है, तो उसे कितने डिग्री पर हम स्विवेल कर सकते हैं, कितने डिग्री पर तक घुमा सकते हैं, तो उसे हम 360 डिग्री तक स्विवेल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं राउंड में। ठीक है। तो कहाँ कौन सा पार्ट होता है उसे भी थोड़ा इमेज के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं लेथ मशीन का डिफरेंट टाइप का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपका दिख रहा है कि यहाँ से आपका कौन पार्ट है। ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा है जो टूल पोस्ट है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से जो आपके सामने यहाँ से दिख रहा है, ये आपका पोर्शन जो है एप्रन कहलाता है। एप्रन के जस्ट सामने से इधर जो एच शेप में बना होता है, जो लेथ मशीन के बेड पर स्थिर रहता है, इसे हम सैडल कहते हैं। तो सैडल के सामने पूछता है कि सैडल के सामने का जो पार्ट जहाँ एप्रन मैकेनिज्म होता है उससे क्या कहते हैं, तो एप्रन कहते हैं। ठीक है। सैडल के ऊपर में जो पार्ट होता है ये क्रॉस स्लाइड होता है, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, लेथ मशीन के क्रॉस में कार्य करता है, ये आगे पीछे मूवमेंट करता है यहाँ से। और इसके ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन जो है यहाँ से राउंड होता है, ये 360 डिग्री पर स्विवल होता है, जिसे हम कंपाउंड रेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से अच्छे से देखिए, इसे हम कंपाउंड रेस्ट कहते हैं। और फिर जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसे हम क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ये तो आपका क्रॉस स्लाइड हो गया। ये आपका जो हो गया कंपाउंड स्लाइड होता है। ये आपका जो है टॉप स्लाइड जिसे हम कहते हैं या कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। इसके ऊपर में जो होता है आपका टूल पोस्ट होता है। जो टूल पोस्ट होता है यही टूल को होल्ड करता है और अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम इससे कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि कूलिंग रेट फॉर कार्बन स्टील ड्यूरिंग एनलिंग प्रोसेस इज। तो देख सकते हैं ये हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनलिंग प्रोसेस के दौरान जो कार्बन स्टील का कूलिंग रेट होता है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। तो ये जो होता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये एनलिंग प्रोसेस क्या होता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं, कब करते हैं एनलिंग प्रोसेस। तो एनलिंग प्रोसेस जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब हम हार्डनिंग करते हैं, कोई भी स्टील है इसे हम हार्ड बनाते हैं। तो हार्ड बनाने के दौरान क्या होता है कि इसका हार्डनेस तो बढ़ता है लेकिन ब्रिटलनेस भी साथ में बढ़ जाता है, यानी भंगुरता भी बढ़ जाता है। और भंगुरता बढ़ने की वजह से आपका जो होता है मसनिएबिलिटी का गुण घट जाता है और सॉफ्टनेस आपका गुण घट जाता है, डक्टिलिटी का गुण आपका घट जाता है। तो ये जो मसनिएबिलिटी या सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी का गुण घट जाता है, जो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस पर डिफेक्ट हो जाता है। तो इन तीनों को सुधार करने के लिए, मसनिएबिलिटी, सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग से एक एनलिंग प्रोसेस करते हैं। एनलिंग प्रोसेस का मुख्य पर्पस क्या है, आपने समझा कि मसनिएबिलिटी, सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी के गुण को बढ़ाने के लिए हम एनलिंग प्रोसेस करते हैं। और इसका कूलिंग रेट जो होता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है।
इसमें अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखा जाता है, लेकिन इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अब ऊपर रखा जाता है। इसमें तीनों तरह का होता है। आपको पता है कि हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील और यूटेक्टोइड स्टील। तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखा जाता है। आपका ये हो गया हाइपो के लिए, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर बता रहे हैं, हम शॉकिंग के लिए बता रहे हैं कि उतने डिग्री टेम्परेचर पर इसको किया जाता है। तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर आपका यूटेक्टोइड स्टील होता है। तो इसमें जिसमें कि 0.84% कार्बन होता है, और हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में 0.84% से कम कार्बन होता है। तो इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखा जाता है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो होता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, इसमें आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखा जाता है। तो अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग शॉकिंग टाइम रखा जाता है। शॉकिंग टाइम क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर हम कुछ देर के लिए फ्लेम को छोड़ देते हैं उसी टेम्परेचर पर, ताकि आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, समान स्ट्रक्चर सब जगह समान रूप से फैल सके, उसे हम शॉकिंग टाइम कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। और अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग क्वालिटी ऑफ स्टील के लिए अलग अलग टाइमिंग रखा जाता है शॉकिंग टाइम। आपको पता भी होना चाहिए कि 10 mm नॉर्मली 10 mm थिकनेस के लिए, जो 10 mm थिकनेस होता है उसके 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट 10 mm थिकनेस के लिए पर 5 मिनट टाइम रखा जाता है। और एलॉय स्टील और स्पेशल एलॉय स्टील कोई है तो उसके लिए 10 mm थिकनेस के लिए 10 मिनट टाइम रखा जाता है। नॉर्मली 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट रखा जाता है शॉकिंग टाइम, लेकिन एलॉय स्टील है तो 10 mm थिकनेस के लिए 10 मिनट टाइम रखा जाता है। तो इस तरह से शॉकिंग टाइम रखने के बाद फिर हम कूलिंग करते हैं। और एनलिंग के दौरान कूलिंग कहाँ करते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जो भी हमने बताया उस सबसे क्वेश्चन ही बनता है। और एनलिंग के दौरान एक और क्वेश्चन बनता है कि एनलिंग जब करते हैं तो इसके दौरान स्टील को कहाँ ठंडा किया जाता है। तो स्टील को फर्नेस में ही ड्राई लाइम से, यानी कि आपको राख से या सैंड से, बालू से ढक करके और स्विच को बंद करके, भट्ठी में स्विच को बंद करके और वहीं ढक करके ड्राई लाइम से यानी कि राख से या बालू से ढक करके फर्नेस में ही छोड़ दिया जाता है। और ठंडा करने के लिए वहीं ढक करके छोड़ दिया जाता है और वो पूर्णतः ठंडा हो जाता है, जिससे कि आपका मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण इम्प्रूव हो जाता है। इस तरह से आपका एनलिंग प्रोसेस किया जाता है। अलग अलग टाइप का स्टील के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखा जाता है, हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टील मेटल एन ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग डाउन द एज ऑफ द प्लेट एंड हेड ऑफ द रिवेट टू फॉर्म मेटल टू मेटल जॉइंट इज कॉल्ड। तो यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि दो प्लेट यदि है, जैसे कि ये प्लेट हो गया, दो प्लेट के मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने के लिए जब रिवेट का प्रयोग करते हैं, तो रिवेट हो गया ये, तो रिवेट का प्रयोग जब करते हैं तो रिवेट के हेड और प्लेट के एज के बीच जो टूल यूज़ करते हैं इसको क्लोज डाउन करने के लिए, दोनों को बंद करने के लिए, सटाने के लिए एक दूसरे से, तो ये टूल को जो नाम होता है उस टूल को क्या कहते हैं, तो कॉकिंग टूल कहते हैं। और जब यदि क्वेश्चन में बोलता कि मेटल टू मेटल जॉइंट तो बनाना है, लेकिन दोनों प्लेट के बीच जो टूल यूज़ किया जाएगा, यहाँ प्लेट के बीच, ये ऊपर वाला प्लेट हो गया, ये नीचे वाला प्लेट हो गया, इन दोनों के प्लेट के बीच जो टूल यूज़ किया जाएगा इसको क्लोज डाउन करने के लिए, उस समय फ्लोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिंग टूल कब यूज़ करते हैं और कॉकिंग टूल कभी यूज़ करते हैं आपको पता चल गया। कॉकिंग टूल का प्रयोग हम दोनों स्थान पे कर सकते हैं, मेटल टू मेटल के बीच भी और मेटल और रिवेट के हेड के बीच भी, लेकिन फ्लोरिंग टूल हमेशा केवल मेटल और मेटल के एज के बीच ही क्लोज डाउन करने के लिए फ्लोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हम ऊपर में हेड के पास नहीं करते हैं। और जो कॉकिंग टूल का एंगल होता है वो 81 डिग्री होता है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये शीट मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन वेल्डिंग द पोलैरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इज ऑलवेज। अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब है कि एसी करंट जो पावर सप्लाई जब हम देते हैं तो उसमें पोलैरिटी वेल्डिंग के दौरान किस तरह का होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी होता है या रिवर्स पोलैरिटी होता है या बोथ दोनों होता है या कोई पोलैरिटी नहीं होता है। तो याद रखिएगा हमेशा VVI क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा यानी कि एसी करंट के द्वारा किसी भी प्रकार का पोलैरिटी उत्पन्न नहीं होता है। पोलैरिटी हमेशा DC करंट के दौरान ही बनता है। ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी अलग कंडीशन में होता है और रिवर्स पोलैरिटी अलग कंडीशन में होता है। जब इलेक्ट्रोड के साथ जब आप देखते हैं कि कोई मशीन होता है तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो रिवर्स
रिवर्स पोलैरिटी को हम नेगेटिव पोलैरिटी भी कहते हैं, और स्ट्रेट पोलैरिटी को हम नेगेटिव पोलैरिटी भी कहते हैं, और रिवर्स पोलैरिटी को हम पॉजिटिव पोलैरिटी भी कहते हैं। किसको? तो स्ट्रेट पोलैरिटी को नेगेटिव पोलैरिटी भी कहते हैं और रिवर्स पोलैरिटी को पॉजिटिव पोलैरिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब वेल्डिंग किया जाता है जब, तो जो आपका ये होता है इलेक्ट्रोड होता है, तो इलेक्ट्रोड के साथ जब हम नेगेटिव टर्म का यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें रॉड को हैंड पकड़ा जाता है, तो नेगेटिव टर्म के साथ जब इसको जोड़ते हैं तो यह स्ट्रेट पोलैरिटी कहलाता है या नेगेटिव पोलैरिटी कहलाता है। जब हम बेस मेटल के साथ बेस मेटल के साथ जब हम नेगेटिव जोड़ते हैं, बेस मेटल के साथ नेगेटिव जोड़ते हैं और आपका इलेक्ट्रोड के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं, तब आपका रिवर्स पोलैरिटी कहलाता है। तो इस तरह से आपको याद करके रखना है, कब स्ट्रेट होगा कब नेगेटिव होगा। स्ट्रेट कब होगा? जब नेगेटिव टर्म को हम इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो उस समय स्ट्रेट पोलैरिटी होगा, और जब इलेक्ट्रोड के साथ हम प्लस जोड़ेंगे तो हमारा रिवर्स पोलैरिटी होगा। तो ऐसे आपको याद करके रखना है, और यह हमेशा डीसी करंट के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग वेल्डिंग गिव्स हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड। कौन सा वेल्डिंग जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होता है सबसे अच्छा हाईएस्ट क्वालिटी वेल्डिंग प्रदान करता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो अच्छा क्वालिटी प्रदान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपका स्लैग उत्पन्न नहीं होता है, बहुत ही प्लेन और चिकना आपका टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के दौरान क्वालिटी बनता है। और इसमें क्या होता है कि टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के दौरान नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया जाता है वह खपत नहीं होता है, अलग से कोई भी इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, और जो इलेक्ट्रोड इसमें बना होता है वो होता है टंगस्टन का ही बना होता है, जो कि गलता नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में गलता है, तो जिसे हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और पूछता भी है क्वेश्चन में कि किस वेल्डिंग के दौरान हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। इसका प्रयोग जो होता है आपका नॉन फेरस मेटल के लिए भी यूज़ किया जाता है और फेरस मेटल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बनता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के दौरान। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है, जिसे हम GMAW वेल्डिंग भी कहते हैं। तो ये जो यूज़ किया जाता है इसमें हम अलग से मेटेलिक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं और साथ में इनर्ट गैस का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपका ऑक्सीडाइजिंग ना बन पाए, वहाँ रस्ट नहीं लगे और वेल्डिंग आपका आसानी से अच्छे से हो सके, इसलिए अलग से इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, जो हीलियम के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपका होता है। तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा, जिसे हम टीग वेल्डिंग भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेड 8.8 यानी कि M8 किलक का अधिकतम कसने का टॉर्क डैश डैश है। तो M8 किलक कहने का मतलब है कि M8 का बोल्ट है, उसमें कितना ज़्यादा टॉर्क लगा करके हम मैक्सिमम कर सकते हैं, और उससे अधिक लगाएंगे तो वो बोल्ट टूट जाएगा, उसका थ्रेड खराब हो सकता है, वो स्लिप करने लगेगा। तो जो टॉर्क का मान होता है 28.8 न्यूटन मीटर होता है। यहाँ से न्यूटन मीटर आपको याद रखना होगा, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। और टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इनके गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क कहाँ लगता है, तो जैसे कि कोई भी घूमने वाला जो आपका वस्तु होता है वहाँ टॉर्क लगता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये दरवाज़ा एक होता है, तो दरवाज़ा पास यहाँ अगर कब्जा लगा है तो यहाँ बल लगा करके आप जैसे ही बल लगाते तो यह राउंड की तरफ गोल आर्क में घूमता करके खुलता है या बंद होता है। या आपका चापाकल होता है, तो चापाकल में जैसे ही आप बल लगाते हैं तो ये क्या होता है, पानी देने लगता है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि टॉर्क में कि जितना ज़्यादा दूरी होता है तो उतना ही कम बल लगता है। यह एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। WCS से भी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क क्या होता है, बल और दूरी के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है तो बल का न्यूटन होगा और दूरी का डिस्टेंस का यानी मीटर होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा उतना ही बल कम लगेगा। जैसे कि अगर चापाकल में हैंडल की लंबाई बढ़ाते हैं तो इसमें कम बल लगा करके हम चापाकल से पानी प्राप्त कर लेते हैं। तो दरवाजा में किलक जो आपका कब्जा लगा होता है, तो कब्जा से जब हैंडल का जो आपका एल ड्रॉप लगा होता है, तो यहाँ से जितना ज़्यादा यहाँ से दूरी रहता है तो उतना ही कम बल लगा करके आप दरवाज़ा को आसानी से खोल ले जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टॉर्क क्या होता है, कि दूरी बढ़ाने पर बल कम लगाना पड़ता है, और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। और
8 के लिए यानी कि M8 के लिए आपको याद रखना है कि हमेशा कि 28.8 न्यूटन मीटर इसका अधिकतम टॉर्क होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग टॉर्क होता है और इसकी कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है, तो उस पर भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कैलिपर्स यूज फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार इज कॉल्ड। जो कैलिपर यूज़ किया जाता है किसी भी राउंड बार के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, उस कैलिपर का नाम होता है जेनी कैलिपर। उसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। जेनी कैलिपर का अदर नेम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, ऑडले कैलिपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को काटने के लिए छेदनी का बिंदु कोण होगा डैश डैश होगा, यानी कि एल्युमिनियम को काटने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसका पॉइंट एंगल कितना होगा। तो अलग अलग अकॉर्डिंग टू कटिंग करने वाले मटेरियल उसके अनुसार अलग अलग पॉइंट एंगल रखा जाता है। और आपको बता दें कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ से आप याद करके रख सकते हैं। हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री पॉइंट एंगल होता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री होता है, ब्रास के लिए आपका 50 डिग्री होता है, और यहाँ से कॉपर के लिए 45 डिग्री होता है, और यहाँ से आपका एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री होता है। तो एल्युमिनियम के लिए पूछ रहा है कि एल्युमिनियम के लिए काटिंग छेनी से जब चीजल से कटिंग करता है तो पॉइंट एंगल क्या होगा, तो 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सबके लिए आपको याद करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड। तो कभी भी जब मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का डिफरेंस की बात करें तो वो हमेशा टॉलरेंस को बताता है कि टॉलरेंस क्या होता है, कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का डिफरेंस होता है। टॉलरेंस हमेशा किसी भी सिंगल पार्ट पर भी दिया जाता है। जैसे कि कोई भी आपका होल है तो होल पे टॉलरेंस दिया जाएगा, कोई भी इसके अंदर डालना है शाफ्ट तो शाफ्ट पर टॉलरेंस दिया जाएगा। लेकिन डेविएशन जो होता है आपका डेविएशन तो दोनों पार्ट पर दिया जाता है, कभी भी मैचिंग करने वाले पार्ट पर डेविएशन दिया जाता है। फिट क्या होता है, फिट तो रिलेशन बिटवीन टू मैचिंग पार्ट, दो पार्ट मिलने वाले हैं होल और शाफ्ट, इनके बीच का जो संबंध होगा कि कितना टाइट हो रहा है कितना लूज हो रहा है तो उसे हम फिट कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कौन है इनमें से, तो जो आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस हम बिना तोड़े हुए चेक करते हैं, जैसे विजुअल टेस्टिंग हो गया आपका, विजुअल टेस्टिंग हो गया, या रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया। एक और आपका आता है जैसे कि मैग्नेटिक टेस्टिंग हो गया, या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया। तो ये सारे जो होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन सा आता है, तो और भी इसके अलावा जितने भी होते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन से आपको एग्जांपल याद करके रखना है, तो विजुअल टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होते हैं जो कि आपके मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, इन मैकेनिकल कंपैरेटर द मैग्निफिकेशन रेंज इज। मैकेनिकल कंपैरेटर में जो मैग्निफिकेशन रेंज होता है तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 100 से 1000 माइक्रोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ माइक्रोन छोड़ दिया, माइक्रोन मीटर, तो 100 से 1000 माइक्रोन मीटर होता है इसका कंपैरेटर का रेंज, मैकेनिकल कंपैरेटर का रेंज। कंपैरेटर क्या करता है कि एक कंपेयर करता है, और डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है, कंपेयर भी करता है और रीडिंग भी शो करता है। ये दोनों काम करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। इन कंपैरेटर केवल एक दूसरे से दूसरे पार्ट से कंपेयर करता है कि कितना सही है और कितना खराब है किसी दूसरे पार्ट की तुलना में। लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है, कंपैरेटर भी करता है और डिटरमाइन भी करता है, बताता भी है कि कितना डेविएशन है दोनों पार्ट्स के बीच। जैसे कि कोई फिनिशिंग पार्ट है तो इससे यह दूसरा पार्ट जो है कितना खराब है, कितना रफनेस है, इसमें कितना गड्ढा है, तो उसको बताता है। और आपको बता दें कि यहाँ से एक और क्वेश्चन आया हुआ था सतीश धवन में कि कौन सा कंपैरेटर जो होता है मास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, किस टाइप का कंपैरेटर। तो आपका आंसर होता है उसमें न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसे भी आपको याद करके रखना है। तो जितना भी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कम ही ऐसे यूट्यूब पर क्लास मिलेंगे जिसमें कि इस तरह से डिस्क्राइब करके बताया जाता है। और यदि इसलिए आपको अच्छा लग रहा है ये क्लास तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरह से हम आगे भी वीडियोज़ लाते रहें तो बाद में आपको मिस ना करना पड़े कि वो चैनल कहाँ गया। तो आपको सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि मेरी इतना मेहनत लग रहा है तो आप लोग एक मेरे लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको भी इससे बेनिफिट हो ही रहा होगा। तो चलिए, समझ रहे हैं सभी बातों को, और इसमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है तो
इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और अपने नज़दीकी जो भी होंगे आपके तो वहाँ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन। जो वार्निंग साइन दिखा रहा है तो वार्निंग साइन क्या होता है, तो वार्निंग साइन जब कभी भी ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसमें बैकग्राउंड जो होता है येलो कलर का होता है और किनारे का जो बॉर्डर होता है ब्लैक कलर का होता है और इसमें जो फिगर भी बना होता है वो भी ब्लैक कलर का ही बना होता है और बैकग्राउंड केवल येलो होता है। तो ये वार्निंग साइन जो दिखा रहा है कि यह किस तरह का वार्निंग साइन है, तो ये जो है लेज़र बीम का वार्निंग साइन है। अलग अलग के लिए अलग अलग साइन होता है, जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन के लिए भी कभी पूछ लिया जाता है, रिस्क ऑफ फायर के लिए या इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, सारे वार्निंग के लिए अंदर में ही आते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग साइन होता है, तो एक बार ध्यान दे दीजिए इस फिगर पर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप अलग अलग वार्निंग साइन के लिए अलग अलग प्रकार का साइन होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि रिस्क ऑफ फायर के लिए किस तरह का होता है, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए किस तरह का होता है, टॉक्सिक हजार्ड के लिए जो कि आपके पॉइजनस बोतल पर आप देख लेंगे केमिकल वाले चीज़ पर ये बने होते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस के लिए कि दिखा रहा है कि हाथ में आपका मटेरियल गड़ सकता है, रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन जहाँ वेल्डिंग होता है तो दिखाया जाता है कि रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन का डर है। लेज़र बीम आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था साइन दिखा करके। ये एक्सप्लोसिव का साइन है कि कोई भी चीज़ है जो ब्लास्ट कर रहा है ऊपर अहेड से जो आपके सर पे चोट लग सकता है, और ये जनरल साइन है आपका वार्निंग साइन का। तो इस तरह से आपको देख करके आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, ये सब वार्निंग साइन है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्ल ऑफ 1.25 mm पिच यानी कि 21 TPa, जब इस पिच को थ्रेड पर इंच में कन्वर्ट कीजिएगा तो 21 TPa आएगा, या 1.25 mm पिच कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करता है। तो किस तरह का पिच का निर्माण करता है, तो जो 1.25 mm पिच होता है यह मीडियम नर्लिंग को दर्शाता है। जब जैसे कि कोई भी इस तरह का नर्लिंग होता है, आप क्रॉस नर्लिंग होता है या आपका स्ट्रेट नर्लिंग होता है, तो देखते हैं तो इसमें जो नर्लिंग के बीच का पिच होता है, दो लाइन के बीच का जो पिच होता है, अगर 1.25 mm है तो यह मीडियम नर्लिंग कहलाता है। अगर आपका 1.75 mm पिच है, 1.75 इन दोनों के बीच का दूरी है, तो 1.75 होने पर यह कोर्स नर्लिंग कहलाता है, कोर्स नर्लिंग कहलाता है। अगर आपका 0.75 mm पिच है, इन दोनों के बीच का पिच 0.75 है, तो यह फाइन नर्लिंग कहलाता है। तो तीनों के लिए आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि विघटित एसिटिलीन सिलेंडर में दाब डैश डैश के बीच होता है। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया था, डिस्क्राइब किया था उसमें कि एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है कितना होता है, तो आपको पता है कि 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर तो 120 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आपको यूनिट भी रखना है, याद रखना है, क्योंकि आपको मान रखने से नहीं होगा। ए और सी में आप देख सकते हैं बहुत लोग आते हुए और डिजिट में जाकर के कन्फ्यूजन हो जाते हैं और गलत करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको यूनिट के साथ डिजिट के साथ यूनिट भी आपको याद रखना है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हो जाएगा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और एसिटिलीन के लिए हो जाएगा 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हेक्सा ब्लेड पिच टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब इज। पतले किसी भी कंड्यूट पाइप को काटने के लिए या थिन सीट को काटने के लिए वहाँ जो ब्लेड यूज किया जाता है, किस तरह के पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो 0.8 mm पिच वाला जो यूज होता है यह आपका फाइन पिच होता है। कोर्स पिच कौन होता है, तो 1.8 वाला कोर्स पिच कहलाता है। मीडियम पिच कौन सा कहलाता है, तो 1 या 1.4 mm वाला जो पिच होता है मीडियम पिच कहलाता है, और फाइन पिच कहलाता है 0.8 वाला। तीनों को याद करके रखना है। कोर्स पिच कहने का मतलब है कि जो हेक्सा ब्लेड होगा इन दोनों के ये जो दांते होते हैं इन दोनों के बीच का दूरी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन दांते के बीच का दूरी कितना होगा, 1.8 होगा, तो कोर्स पिच कहलाएगा। या किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करने के लिए 1.m, या लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो उसके लिए काटने के लिए 1.8 का प्रयोग करते हैं। कॉपर को कटिंग करने के लिए स्पेशल जो यूज़ किया जाता है 1 mm वाले पिच का प्रयोग किया जाता है। और इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका कम से कम कितने दांते कटिंग किए जाने वाले पोर्शन के साथ टच होने चाहिए, तो आपका 3 से 4 दांते जो है कटिंग करने वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर टच होने चाहिए। नहीं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि थिन ट्यूब को कटिंग करते समय अगर कोर्स पिच का प्रयोग करते हैं तो क्या डिफेक्ट होता है, तो हाथ की बल जो है कुछ दांतों पर लग पाती है और जिससे कि ब्लेड टूट जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्चुअली कि थिन ट्यूब को काटते समय ब्लेड टूट जाता है क्योंकि कोर्स पिच रखा जाता है या कुछ दांतों पर हमारा हाथ का बल लग पाता है
तो उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर आपका होता है कि दांतों पर कुछ हाथों के कुछ बल लग पाते हैं जिससे कि आपका दांत हेक्सा ब्लेड टूट जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि दिस बियरिंग आर डिजाइन टू टेक एन एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। कौन सा जो बियरिंग डिज़ाइन किया गया है कि एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ आपका रेडियल लोड भी ले सके, तो उसे हम उस बियरिंग को एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपका यही सेम क्वेश्चन रहे और आपके ऑप्शन में अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग ना दिया रहे तो आपका टेपर रोलर बियरिंग एकदम अच्छे से आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि हेवी रेडियल लोड हो, ओनली केवल बोले कि हेवी रेडियल लोड हो, तो हेवी रेडियल लोड को वो सहन करने के लिए किस तरह का बियरिंग का प्रयोग करेंगे? तो डबल रोलर बॉल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। तो इस सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। और बोले कि कंजेस्टेड एरिया में और कंजेस्टेड एरिया में किस तरह का बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो नीडल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियल बियरिंग आपका थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जहाँ पैरेलल फोर्स लगता है, पैरेलल फोर्स लगता है वहाँ हम थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे हम रेडियल लोड वाले बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो रेडियल बॉल बियरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। और एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पैरेलल फोर्स लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान करके आपको रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कोटिंग फैक्टर ऑफ 1.4 to 1.5 इन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड फॉल्स अंडर। तो जो आपका कोर वायर होता है उस पर एक फ्लक्स का लेयर लगाया जाता है चारों तरफ। वेल्डिंग करने वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अंदर का जो वायर होता है उसे कोर वायर कहते हैं, और उस पर किनारे किनारे फ्लक्स लगा होता है, और ऊपर का पोर्शन कुछ होल्डर में पकड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसी का बात कर रहा है कि जो इसका कोटिंग फैक्टर होता है तो 1.4 से 1.5 जो रखा जाता है, यह कौन सा कोटेड इलेक्ट्रोड कहलाएगा? तो यह मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड कहलाता है। अगर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड की बात करें तो लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड में यदि 1.25 से लेकर के 1.3 तक रहता है तो यह लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड कहलाता है। मीडियम के लिए 1.4 से 1.5 होता है, और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है उसके लिए 1.5 से अधिक यानी 1.6 से लेकर के 2.2 तक जो होता है यह हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर आता है। यदि यहाँ से भी बात करें कि यदि 2.2 से ऊपर चाहे जितना भी जाए ऊपर चला जाए तो यह सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड कहला जाता है। फिर ठीक है, सुपर कोटेड इलेक्ट्रोड कब कहलाएगा? 2.2 से ऊपर चला जाएगा तो यह सुपर कोटेड इलेक्ट्रोड कहला जाएगा। तो यहाँ से एक और होता है कि जो ये इलेक्ट्रोड होता है इस पर फ्लक्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ताकि आसानी से स्लैग बना सके और यह वहाँ जो आपका एरिया है जिस पर वेल्डिंग किया जा रहा है वो ऑक्सीडाइज से बच सके, इसलिए इसका फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है इस कोर वायर पे। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 mm लॉन्ग नॉमिनल साइज दिया है, यानी कि 100 mm जो लॉन्ग है यह नॉमिनल साइज है, और वी ब्लॉक कैपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्कपीस बिटवीन 5 से 90 mm इन डायमीटर। जो ये इसमें पकड़ने का इसका कैपेसिटी है क्लैंपिंग करने का वो 5 से 90 यानी कि 5 से 90 mm डायमीटर तक के जॉब को पकड़ सकता है, और यह ग्रेड ए का है। जो वी ब्लॉक है आपका ग्रेड ए का है। तो उसे किस तरह से डिजाइनेटेड किया जाएगा, डिज़ाइन जो किया जाएगा किस तरह से डिजाइनेट किया जाएगा? तो वी ब्लॉक का जो आपको डिजाइनेटेड पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें दर्शाया जाता है कि वी ब्लॉक और फिर उसका नॉमिनल साइज और इस तरह से दे करके साइन, इसके बाद कहाँ से कहाँ तक डायमीटर के वर्कपीस को पकड़ सकता है उसको दर्शाया जाता है, फिर किस ग्रेड का है उसे। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। और लास्ट में 29-49 जो है वी ब्लॉक के लिए ये होना ही चाहिए। तो पहले देखिए उसका वी ब्लॉक लिखा जाता है, उसका फिर साइज नॉमिनल साइज, और जितना वर्कपीस का डायमीटर है जितना से जितना पकड़ने का एबल है तो उसे लिखा जाता है, और फिर उसके ग्रेड को और IS 29-49 लिखना चाहिए। तो इस तरह से दर्शाते हैं। और यदि आपका वी ब्लॉक मैच पेयर वाला है तो वी ब्लॉक के बाद ऑप्शन ए वाला ही लिखा जाएगा, लेकिन वी ब्लॉक लिखने के बाद फिर यहाँ एम केवल लिख देना होगा और बाकी सारा ऑप्शन ए की तरह लिख देंगे, तो यह वी ब्लॉक मैच पेयर के लिए हो जाएगा। अगर वी ब्लॉक क्लैंपिंग के लिए लिखना है, जैसे वी ब्लॉक क्लैंपिंग वाला है उसमें क्लैंप भी देना है, क्लैंप भी आपको चाहिए, तो वी ब्लॉक लिखेंगे वी ब्लॉक विथ क्लैंप लिख करके ऑप्शन ए की तरफ फिर लाइन से लिख देंगे सजा करके, तो फिर आपका यह हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाता है, आपको याद करके रखना है। यह भी प्रीवियस ईयर अदर भी एग्जाम में पूछा गया है। और टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन जितना भी होता है उसे हम बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा नहीं है कि टेक्निकल क्वेश्चन जो है हर किसी एग्जाम के लिए अलग अलग होता है। वो सिलेक्शन चाहिए तो टेक्निकल क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम का हो उसे सभी को आपको पढ़ना चाहिए, सभी को आपको समझना चाहिए।
24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि द सीयर यूज्ड इन सीट मेटल फॉर इनसाइड कटिंग ऑफ एन इंट्रिकेट वर्क इज कॉल्ड। कोई भी कौन सा सीयर का यूज़ किया जाता है सीट मेटल वर्क में, जो इनसाइड अंदर की ओर काटना है, जो कि तंग स्थान जगह है, जटिल स्थान जगह है, तो उस जगह में आपको सीट मेटल को काटना है, तो उस तरह के कटिंग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है हॉक बिल्ड सीयर का यूज़ किया जाता है। हॉक बिल्ड सीयर का प्रयोग किया जाता है, आपको याद करना है। 25 नंबर है कि थ्रेड्स यूज्ड इन वाल्व स्पिंडल इज। जो वाल्व स्पिंडल के थ्रेड में जो आपका यूज किया जाता है, कौन सा थ्रेड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो यूज किया जाता है वो नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं वाल्व के स्पिंडल में। और नकल थ्रेड और भी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे आपका बॉटल होता है, पानी पीने वाला जो बॉटल होता है या कोई भी काम के लिए जो बॉटल होता है, उसमें नकल थ्रेड दिया जाता है। और आपका एकमी थ्रेड का बात करें तो एकमी थ्रेड जो होता है आपका लेथ मशीन के जो आपका लीड स्क्रू होता है उसमें एकमी थ्रेड कटा होता है। और बटरस थ्रेड जो होता है आपके माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप में देखते हैं, जो चट की आवाज़ करता है अत्यधिक प्रेशर दबाने पर लगाने पर, तो वहाँ बटरस थ्रेड कटा होता है। बटरस थ्रेड इस शेप में होता है, एक तरफ 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, इस शेप में बटरस थ्रेड होता है। इसका जो डेप्थ का बात करें तो इसका जो डेप्थ होता है 0.75 इंटू पिच होता है, किसका बटरस थ्रेड का डेप्थ होता है। और वॉर्म थ्रेड का कितना होता है तो 0.68 इंटू पिच होता है, ये वॉर्म थ्रेड का होता है। लेकिन BIS के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर कहता है कि किस थ्रेड के पास सबसे ज़्यादा डेप्थ होता है, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ थ्रेड कौन सा हो जाएगा, तो वॉर्म थ्रेड हो जाता है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली देखा जाता है तो होता है बटरस थ्रेड का 0.75 इंटू पिच, लेकिन यह हमेशा आंसर जो होता है यह मानता है 0.68 इंटू पिच को, यानी कि वॉर्म थ्रेड को। ठीक है, तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है। और नकल थ्रेड का एंगल कितना होता है, नकल थ्रेड राउंड शेप में होता है, इस तरह का होता है, नीचे हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल, इस तरह से राउंड में होता है। और इसका जो एंगल होता है वह 30 डिग्री होता है। कितने लोग कहते हैं कि इसका एंगल नहीं होता है राउंड होने की वजह से, लेकिन इसका भी एंगल होता है 30 डिग्री। आप ध्यान से देखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेलवे के वैगन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैगन जो होता है रेलवे का वैगन, यानी कि आपका जो डाला होता है उसके में भी यूज़ किया जाता है नकल थ्रेड, तो वहाँ तो उसमें भी आपका नकल थ्रेड यूज़ किया जाता है, बॉटल में यूज़ किया जाता है, फिर वाल्व का स्पिंडल में नकल थ्रेड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सभी को। आपको आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वीडियो को लाइक भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फाइल हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली एट द बॉटम फेस इज कॉल्ड। देखिए स्पेशल फाइल से यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कह रहा है कि कौन सा फाइल जो है जिसमें जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और साथ में केवल इसके बॉटम फेस में, यानी कि बॉटम फेस में केवल इसका दांता कटा होता है और यह रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो जो होता है वो टिंकर फाइल होता है। इस में जो रेक्टेंगुलर शेप में होने के साथ साथ इस केवल बेस में इसका बॉटम में टीथ कटा होता है। और ये बॉडी मेकर जो होते हैं, बॉडी मेकर गाड़ी का ऑटोमोबाइल पार्ट्स का जो बॉडी बनता है, तो उसमें इसका प्रयोग टिंकर फाइल का प्रयोग किया जाता है। रिफलर का फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रिफलर फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग एंड सिल्वर स्मिथी या जो सोनार प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग साइज़ के अलग अलग वर्क के अनुसार, तो वो रिफलर फाइल होता है। बैरेट फाइल क्या होता है, तो बैरेट फाइल इस तरह का होता है और यहाँ आपका 120 डिग्री एंगल बनता है और इसके भी ट्रायंगुलर शेप में होने के साथ साथ इसमें भी केवल बेस में दांते कटा होता है, जिसका बैरेट फाइल जिसे हम कहते हैं। बाकी दो जो एज होता है यह सेफ एज की तरह होता है, इस पर किसी भी प्रकार का दांता नहीं कटा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बैरेट फाइल का, तो किसी कॉर्नर में फिनिशिंग करने के लिए बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। टिंकर फाइल आप जानेंगे कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है और बॉडी मेकर में के लिए प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के ऑटोमोबाइल पार्ट्स के जो बॉडी होते हैं उसमें बनाने के लिए। मिल्सा फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मिल्सा फाइल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो सा होता है आरी जो आपका होता है वुड काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, उसको रिशार्प करने के लिए मिल्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ हैंड टूल यूज फॉर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम्स इन सीट मेटल वर्क। कौन सा टूल है जो कि सिम के सीट मेटल वर्क में जो सिम हम बनाते हैं, सिम कब बनाते हैं, तो जब दो सीट मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया या दो प्लेट होता है सीट मेटल को, उससे जो जॉइंट बनता है उसे हम सिम कहते हैं। और हेम क्या होता है, तो हेम सिंगल सीट को ही जब हम एक बार मोड़ते हैं तो सिंगल हेम कहलाता है, दो बार मोड़ते हैं तो डबल हेम कहलाता है। तो उस तरह के हेम बनाए जाते हैं इसके स्ट्रेंथ के लिए। और जब दो सीट मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम सिम बोलते हैं। तो उसी को लॉक करने के लिए या क्लोज करने के लिए, काफ़ी नज़दीक लाने के लिए, सटाने के लिए जो आपका हैंड टूल यूज़ करते हैं उसे हम ग्रूवर कहते हैं। ग्रूवर किस तरह का होता है, तो इसका इमेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह का ग्रूवर होता है, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से अच्छे से देखिए कि नीचे में जो आपको दिया हुआ है एनविल और स्टेक लिखा हुआ है,
नीचे इस पोर्शन में, और ऊपर से ग्रूवर रख करके ऊपर हैमर से चोट मार करके इन 2 सीटों को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि एक तार के कोर को बनाने के लिए तार के चारों ओर लपेटने हेतु धातु पत्र पर दिए गए वायरिंग अनुमति का निर्धारण निम्नलिखित फार्मूला द्वारा किया जाता है, जहां डी जो है तार का व्यास है, डायमीटर है, और टी जो है थिकनेस ऑफ प्लेट है। तो ठीक है, परत धातु की मोटाई है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें समझ से क्वेश्चंस कह रहा है कि कोई भी अगर प्लेट है तो इस पर तार का वायरिंग रैपिंग करना है, लपेटना है। तो इस पर जो वायरिंग का रैपिंग करेंगे, WRAPPING रैपिंग, यानी कि लपेटेंगे जब, तो इसका जो कितना अलाउंस चाहिए, कितना ऊपर में अलाउंस चाहिए जब इस पर धातु लपेटेंगे, तो ऊपर का एक तो डायमीटर बढ़ेगा जब लपेटेंगे, तो नीचे का डायमीटर बढ़ेगा, तो 2 डायमीटर तो ऐसे ही हो गया, और कुछ अलाउंस के लिए हाफ डायमीटर और अधिक लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2.5 इंटू डायमीटर को जोड़ते हैं और साथ में हम थिकनेस को जोड़ते हैं, तो इसको प्लस थिकनेस कर देते हैं। तो ये जो आपका होता है जो वायर का रैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई आपका प्लेट हो गया, अगर प्लेट पर अगर यहाँ तार को लपेट रहे हैं हम, तो ऊपर का डायमीटर बढ़ेगा और नीचे का डायमीटर बढ़ेगा, तो और कुछ अलाउंस के लिए 0.5 अधिक लेते हैं। तो 2D तो हो गया, लेकिन 2D ना लेकर के 2.5 इंटू डी लेते हैं और प्लस ये थिकनेस को हम जोड़ देते हैं, टोटल अलाउंस पता चल जाता है। तो लगभग हमें लगता है कि यही क्वेश्चन कर रहा है। 29 नंबर 100% श्योर नहीं है, बट 90% श्योर है कि क्वेश्चन से कहने का मतलब यही होता है। 29 नंबर देखिए, आप लोग के ख्याल से क्या कहता है, आप कमेंट में करके बता सकते हैं यदि आप लोग श्योर हो तो। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित धातु के छिद्रण तथा परिछिद्रण करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग कर्तन तरल के रूप में किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि जब ड्रिलिंग और रिमिंग करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं तो किस के लिए करते हैं, तो किस कटिंग मटेरियल के लिए करते हैं। तो जो करते हैं वो उसका मटेरियल का नाम है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जब हम ड्रिलिंग करते हैं या रिमिंग करते हैं तो उस समय जो कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है वो केरोसिन तेल होता है। यदि हम कास्ट आयरन का ड्रिलिंग या रिमिंग करते हैं तो उस समय किस तरह के कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो ड्राई एयर होता है। ड्राई एयर यानी कि नॉर्मली हम किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, ड्राई एयर में करते हैं क्योंकि यह ब्रिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि द फ्यूल इन्वॉल्व क्लास डी फायर इज। कौन सा फ्यूल जो है कौन सा ईंधन जो है क्लास डी के अंदर मतलब मौजूद होता है। तो क्लास ए के अंदर जो आग लगता है, क्लास ए के अंदर वो सॉलिड मटेरियल से लगे हुए आग को रखा जाता है। क्लास बी के अंदर जो रखा जाता है इसमें लिक्विड मटेरियल के अंदर लगे हुए आग को रखा जाता है। क्लास सी के अंदर जो रखा जाता है, तो ये सी क्या है, क्लास है, क्लास। तो क्लास सी के अंदर जो लगा हुआ गैस में लगी आग को रखा जाता है, और क्लास डी के अंदर रखा जाता है तो आपका इलेक्ट्रिक शॉक से लगी आग या मेटल में लगी आग को रखा जाता है क्लास डी के अंदर। और एक और होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्लास एफ, जो खाद्य पदार्थ लगे हुए आग या कुकिंग ऑयल में लगी आग जो होता है उसमें लगी आग को क्लास एफ के अंदर रखा जाता है। तो ये सारे आपकी फायर ऑफ क्लास होता है, क्लास ऑफ फायर होता है। तो क्लास डी के अंदर किस में लगे हुआ आग होता है, तो मेटल और इलेक्ट्रिक से लगी आग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व इन न्यूमेटिक सिस्टम इज टू। जो न्यूमेटिक सिस्टम के दौरान जो कंट्रोल वाल्व यूज़ किया जाता है उसका सिद्धांत क्या होता है, कौन से एप्लीकेशन पे कार्य करता है। तो यह क्या करता है कि फ्लूइड जो बहने वाला फ्लूइड होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट कर देता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम जो कंट्रोल वाल्व यूज किया जाता है उसका सिद्धांत तो यही होता है कि डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 32 नंबर के सामान्य शोल्डर के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही है जिसका प्रयोग सामान्य धातु पत्र उपयोगी हेतु किया जाता है। जनरल यानी कि जनरल शोल्डर का पूछ रहा है कि जो कॉमन शोल्डर होता है इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो आपको पता है कि शोल्डर का जो कॉम्बिनेशन होता है टीन और लेड का बना होता है। टीन प्लस लेड का पीबी से हम लेड को इंडिकेट करते हैं और एसएन से हम टीन को इंडिकेट करते हैं। तो देखिए जो साइड से हम बताते हैं ना उन सभी को फोकस करते चलना है, क्योंकि कब इससे क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में और ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट जो जानते हैं उन्हीं का फाइनल मेरिट बन पाता है। तो आपको ध्यान देना होगा। तो एसएन से टीन को हम डिनोट करते हैं और पीबी से लेड को डिनोट करते हैं, ना कि टीआई से टीन से को डिनोट करते हैं। तो यहाँ टीन का जो कॉमन शोल्डर जो होता है इसमें 50% होता है और लेड भी 50% होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से फाइन शोल्डर और कोर्स शोल्डर भी होता है, उसका अलग अलग यूज भी होता है। तो एक सेकंड में हम बता दें कि फाइन शोल्डर जो होता है तो दो तरह का होता है फाइन शोल्डर। एक होता है कि टीन यानी कि एसएन और इधर पीबी लेड को लिख देते हैं। तो टीन का मात्रा अगर 60 रहेगा और 40 रहेगा लेड का मात्रा तो यह फाइन शोल्डर कहलाता है। और इसका प्रयोग फास्ट स्ट्रेंथ के लिए, हाई स्ट्रेंथ के लिए और फास्ट
स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करना है और फास्ट सेटिंग करना है, जल्दी सेटिंग चाहिए, तो हमें 60-40 वाला फाइन शोल्डर का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि 60 जो होता है टिन का मात्रा और लेड का मात्रा 40 होता है। एक और फाइन शोल्डर होता है, लेकिन इसमें 70 और 30 का मात्रा अवेलेबल होता है। ये 70 टिन होता है और 30 आपका लेड होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हीटर, टैंक, कोयल, ये सब बनाने में इसका प्रयोग, इलेक्ट्रिक वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है कॉमन शोल्डर, तो आप देख लिए। एक होता है कोर्स शोल्डर। कोर्स शोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? और इसमें जो टिन और लेड का मात्रा होता है तो 30 और 70 होता है, तो 30 और 70 होता है लगभग में। और अगर इसमें 29 और इसमें 71% भी हो जाए तो इसी के मतलब करीब होता है, 30 से 70 ही आपको याद रखना है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, वहाँ हम कोर्स शोल्डर का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक होता है एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर। एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर का हम प्रयोग करते हैं जहाँ ज्वेलरी वर्कशॉप होता है, ज्वेलरी से रिलेटेड कार्य होता है, वहाँ एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। कब किसका कॉम्बिनेशन पूछ दे, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विच शोल्डर इज यूज्ड, विच कॉम्बिनेशन शोल्डर इज यूज्ड फॉर हीटर टैंक एंड वाटर टैंक, तो आपका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 70 और 30 वाला फाइन शोल्डर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शोल्डर का प्रयोग हम क्विक सेटिंग और हाई स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, तो वहाँ फाइन शोल्डर का प्रयोग करते हैं जो 60-40 वाला प्रयोग करते हैं। और किस शोल्डर का प्रयोग हम ज्वेलरी शॉप के लिए सेटिंग के लिए करते हैं, तो एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि होनिंग इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ अ बोर। तो होनिंग जो यूज किया जाता है बोर के फिनिशिंग करने के लिए, किस तरह के मटेरियल के लिए? क्या केवल फेरस मेटल के लिए या नॉन फेरस मेटल के लिए, क्या दोनों के लिए, या किसी भी प्रकार के मेटल के लिए नहीं? तो जो होनिंग जो किया जाता है, जो एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है, तो उसका प्रयोग किया जाता है फेरस एंड नॉन फेरस दोनों टाइप के मटेरियल के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये होनिंग जो है, लैपिंग और होनिंग, तो लैपिंग जो होता है एक्सटर्नल पार्ट के लिए करते हैं, जबकि होनिंग जो करते हैं इंटरनल पार्ट यानी बोर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि नरम इस्पात को काटने के लिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अति उच्च हाई क्वालिटी स्टील जो होता है के लिए आरपीएम की गणना करें। क्या होगा कि नरम इस्पात के लिए कर्तन गति को 31.4 मीटर पर मिनट के रूप में लें। यहाँ दिया हुआ है कि कटिंग स्पीड का मान आपको 31.4 मीटर पर मिनट लेना है और आपको आरपीएम यहाँ बताना है कि आरपीएम हाई स्पीड स्टील के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि कटिंग स्पीड का फार्मूला जो होता है, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाई 1000। मैक्सिमम लड़के लोग क्या करेंगे कि इसे फार्मूला पर इसे बना करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि आपको यूनिट पर, हम बार बार कहते हैं कि यूनिट डिजिट पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 mm अगर रहता तब आपको mm को मीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करना पड़ता है। वो होता है यहाँ 1000 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि आपका डायमीटर जो है mm में होता है तब। लेकिन जबकि यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चूँकि 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है और मीटर में आपको कटिंग स्पीड का मान क्या होता है? मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट होता है यूनिट, इसलिए आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ 1000 से ना भाग करके आपको 100 से ही भाग करना होगा। तो कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाई 100 से जब करेंगे और यहाँ पाई का मान रखेंगे 3.14 और डायमीटर का मान क्या रखेंगे आप? 2 सेंटीमीटर और आरपीएम का मान निकालना है, तो कटिंग स्पीड का 31.4 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाता है 500 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ से कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है स्टूडेंट पर, तो क्या करते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। और ऑप्शन भी दिया रहता है 2 mm वाले पर, तो इसलिए लगता है कि सही हो गया, बट आंसर इस तरह का गलत हो जाता है। तो ध्यान देना है आपको यूनिट पर। 35 नंबर क्वेश्चन दिया रहा है कि आइडेंटिफाई द बेलो न्यूमेटिक सिंबल। जो न्यूमेटिक सिंबल दिया गया है यह किस तरह का सिंबल है? क्या लुब्रिकेटर के लिए है, या फिल्टर के लिए, या ड्रायर के लिए, या प्रेशर गैस के लिए? तो ये जो आपका है इस तरह से लटका है, इसलिए ल से लटका है, ल से लुब्रिकेटर के लिए यह आपका सिंबल है। इस तरह से आपको याद करना है। अगर फिल्टर के लिए कहता है तो फिल्टर के लिए जाली बीच में होता है, इस तरह से डॉट 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 करके रहता है, तो जो होता है आपका फिल्टर के लिए। ड्रायर के लिए क्या होता है? तो ड्रायर के लिए इस तरह से 2 लाइन होता है, हॉरिजॉन्टली 2 लाइन होता है एक दूसरे के पैरेलल, तो ये ड्रायर के लिए हो जाता है। और प्रेशर गेज की बात करें तो प्रेशर गेज का इस तरह से राउंड बना करके इस पर इस तरह से एरो बनाया जाता है, जो कि बताता है कि कितना प्रेशर है। वही प्रेशर गेज को मापने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं। इस तरह से साइन होता है। तो आपने सभी को अच्छे से समझ लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ ब्रास विथ 95% कॉपर और 5% जिंक इज कॉल्ड एज। जिस ब्रास के अंदर अगर 95% कॉपर और 5% जिंक है, और आपको पता है कि ब्रास जो होता है मिक्सर ऑफ कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है ब्रास। और ब्रॉन्ज का बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है BRONZ ही, तो ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, कॉपर और SN यानी कि टीन का मिश्रण होता है आपका ब्रॉन्ज। तो किस प्रकार का उस ब्रास का क्या नाम है जिसमें 95% कॉपर है और 5% जिंक है, तो उसे हम ग्लाइंडिंग मेटल कहते हैं, ग्लाइंडिंग मेटल कहते हैं। यहाँ से एक और आता है कि मुंज मेटल का जो होता है आपका कितना परसेंटेज होता है कॉपर और कितना परसेंटेज जिंक। तो मुंज मेटल में होता है आपका 60-40 का। 60 कहने का मतलब है कॉपर और 40 कहने का मतलब है जिंक। तो 60-40 का। नावल ब्रास यानी कि इसका क्या होता है, तो इसका 62 होता है। 62 और 100 में 62 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा आपका 70 और 30 38% हो जाएगा आपका जिंक, यानी कि इधर कॉपर है इधर जिंक है, तो 62 + 38 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IS 3073-1967 के अनुसार बोरिंग प्रक्रिया के सहज वांछित सतह खुरदरापन होती है डैश होती है। यानी कह रहा है कि बोरिंग जब हम करते हैं, बोरिंग प्रोसेस करते हैं, तो बोरिंग प्रोसेस के दौरान जो आपका सरफेस रफनेस का वैल्यू होता है वो कितना माइक्रोन मीटर होता है। तो आपको मालूम है कि सरफेस रफनेस वैल्यू जो होता है हमेशा माइक्रोन मीटर में होता है, और इसका बोरिंग के लिए जो सरफेस रफनेस होता है 1.6 से 6.3 माइक्रोन मीटर रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द शोल्डर लैप ज्वाइंट यूज्ड इन सीट मेटल वर्क टू मेक द ज्वाइंट स्ट्रॉन्गर एंड लीक प्रूफ ज्वाइंट और स्ट्रॉन्गर ज्वाइंट बनाने के लिए जो शोल्डर का लैप ज्वाइंट दिया गया है इसे पहचानिए। तो यह किस तरह का लैप ज्वाइंट है, तो यह जोगल्ड लैप है, यानी कि जोगल्ड लैप है, या इसे जोगल्ड लैप को क्या कहते हैं, संक लैप भी कहा जाता है। संक SUN के संक लैप ज्वाइंट भी कहा जाता है इस जोगल्ड लैप को। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लैप ज्वाइंट होता है। तो लैप कहने का मतलब कि एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, दो सीट मेटल को एक दूसरे के ऊपर रख करके अलग अलग तरीक़े से जोड़ा जाता है, तो उस लैप को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो अगर इस तरह से एक को बेंड करके और एक को स्ट्रेट करके जोड़ा जाएगा तो इसे हम जोगल्ड लैप कहते हैं या संक लैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 38 के बाद 39 क्वेश्चन कर रहा है। देखिए माइक्रोमीटर से क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई द पार्ट ए इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो ए दर्शाया है या किसे दर्शा रहा है, तो ये जो दर्शा रहा है क्या है, यह थिम्बल है। तो थिम्बल ये हो गया आपका, यहाँ रैचेट स्टॉप रहता है और थिम्बल पर ये नर्लिंग किया हुआ है जो क्रॉस नर्लिंग होता है। यहाँ जो जिस पर आपका डेटम लाइन दिया हुआ होता है यह बैरल या स्लिप कहा जाता है, और जिस पर आपका मेन डिवीज़न होता है या डेटम लाइन होता है, जिस डेटम लाइन के साथ थिम्बल डिवीज़न को हम मैच कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा लाइन मिला हुआ है। थिम्बल पर जो आपका पिच होता है, जो इसमें स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल पर कितना पिच वाला थ्रेड कटा होता है, तो आपका 0.5 mm वाला पिच वाला जो होता है आपका थ्रेड कटा होता है माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर। माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड होता है, तो आपका होता है बट्रस थ्रेड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनविल जो लगा होता है किस टाइप के माइक्रोमीटर में एनविल जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है इंटरचेंजेबल होता है। स्पिंडल के टिप और एनविल के टिप पर किस मटेरियल को अलग से जोड़ा जाता है, तो जो यहाँ होता है कार्बाइड टिप को जोड़ा जाता है, ताकि हमारा कार्बाइड टिप बहुत ही हार्ड होता है और इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको बार बार अलग तरह का मटेरियल को मेज़र करते समय आपका जो टिप है वो घिसे नहीं। जो आपका फ्रेम इसमें बना होता है, ये फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है, तो फोर्ज स्टील का बना होता है। बाकी अदर पार्ट जो होता है इनवर स्टील का बना होता है। तो मैक्सिमम हमने माइक्रोमीटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल इन पाइप फिटिंग। जो पाइप फिटिंग में जो ये आपको सिंबल दिख रहा है, ये किस तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो कर रहा है यूनियन को दर्शा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सॉकेट ज्वाइंट या सॉकेट के लिए अलग साइन होता है, क्रॉस के लिए अलग साइन होता है, प्लग या कैप के लिए अलग साइन होता है। तो इन सभी के लिए साइन जो होता है, तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, सभी साइन को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ से सभी प्रकार के साइन को आप देख सकते हैं कि बेंड के लिए किस तरह से दिया हुआ है, बेंड 40 डिग्री के लिए किस तरह से दिया हुआ है, क्रॉस के लिए किस तरह से दिया हुआ है। अगर एल्बो लग जाएगा तो ऊपर में यहाँ लाइन
ड्रॉ हो जाएगा। एल्बो के लिए किस तरह से यहाँ कॉर्नर बनता है, 90 डिग्री होता है और 45 डिग्री। एल्बो और बेंट दोनों 90 डिग्री में होता है और दोनों 45 डिग्री में भी होता है। ठीक है, फिगर देख करके समझ सकते हैं। और रिड्यूसर यानी कि जहाँ कम या ज़्यादा करने का ज़रूरत होता है पाइप को, वहाँ रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक प्रयोग करते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर भी होता है। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में करते हैं। और आपका जो रिड्यूसर होता है इसेंट्रिक होता है, यानी कि उसका सेंटर बराबर नहीं होता है दोनों का, एक इस तरह से होता है। अगर यहाँ होल है तो यहाँ से आगे जाकर के एक का डायमीटर कम हो जाता है और इस तरह से इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। तो उसका जो यूज़ किया जाता है यह वर्टिकल पोजीशन में यूज किया जाता है। तो दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं यूनियन स्क्रू। यही देखिए आपको क्वेश्चंस में अभी पूछा गया था कि यह फिगर दे करके, तो आगे एग्जाम में और भी फिगर दे करके आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सभी फिगर को अच्छे से बता दिया। प्लग या कैप के लिए, तो प्लग या कैप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्लग का प्रयोग करते हैं जहाँ जिस किसी भी पाइप के लास्ट के एंड को बंद करना हो तो प्लग का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्लग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब पाइप के अंदर में थ्रेड कटा हो, इंटरनल थ्रेड कटा हो, वहाँ हम प्लग का प्रयोग करते हैं। और किसी पाइप के एंड पर यदि एक्सटर्नल थ्रेड कटा हो तो वहाँ हम कैप का प्रयोग करते हैं। सॉकेट और ज्वाइंट किस तरह का होता है, तो यहाँ से आप लास्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को दिखा दिया। 40 नंबर क्वेश्चंस के बाद के जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है। और आगे के जितने भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आप लोग के लिए लाएंगे। और जितने भी भाई इस चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।